Hello friends, I am Shantanu, your coach, and now we are going to start Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Now we will see the basic objective of this act. First is to prevent and control the water pollution. ये इसका एक objective है. दूसरा, maintaining and restoring the wholesomeness of the water. दैट इज होलसमनेस का मतलब है प्यूरिटी, जो वाटर की प्यूरिटी रहती है उसको मेंटेन करना या उसको फिर से रिस्टोर करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है. एंड थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो हर एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी होती है नॉर्मली, और यहां पर ये जो बॉडी है वो उसका नाम है वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. And this board will take care for the implementation of this act. Now we are going to see some important definitions which are given under this act. These are not just definitions, these are important definitions. These definitions are directly asked in the exams. First, you just see what are the important definitions, and whenever these definitions will be asked in the exam, remember that you have to quote the section also. Section of the definition also you have to quote. So first, let's try to see what important definitions are given under this act. First, we will study under section 2E pollution की definition. Then section 2G में sewage effluents. देन 2K में ट्रेड इफ्लुएंस, एंड 2D में ऑक्यूपायर, देन 2DD में आउटलेट को डिफाइन किया है, एंड सेक्शन 2J में स्ट्रीम को डिफाइन किया है. बिफोर वी प्रोसीड विद द डेफिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए पॉल्यूशन की डेफिनेशन आती है, you have to be very precise. Whatever is defined under the act, you have to write that only. आपको पॉल्यूशन की डेफिनेशन के बदले में एक ऐसे राइट नहीं करना है पॉल्यूशन पे. पॉल्यूशन का मतलब ये होता है वो होता है. यू नीड नॉट टू राइट लाइक दैट. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हेनेवर यू आर राइटिंग द डेफिनेशन. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2E. अब यहां पर देखिए, इन्होंने बोला तो केवल पॉल्यूशन है, लेकिन वाटर एक्ट आया था 1974 में. सबसे पहला एक्ट था पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए वाटर एक्ट, और उस समय पता नहीं था कि एयर पॉल्यूशन भी होगा या वगैरह एनवायरमेंट पॉल्यूशन. तो यहाँ पर पॉल्यूशन का मतलब वाटर पॉल्यूशन एक्ट में जो डिफाइन किया है वो रिलेटेड है वाटर पॉल्यूशन से. तो ये एक तो बात याद रखनी है. और ये जो डेफिनेशन है पॉल्यूशन की, इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड करके पढ़िए और लिखिए उसको. तो सबसे पहला पार्ट में ये कहते हैं, पॉल्यूशन मीन्स सच कंटैमिनेशन ऑफ वाटर, यानी जो वाटर में खराबी आ जाती है वो कंटैमिनेशन ऑफ वाटर, और ऑल्टरेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. यानी वाटर की जो प्रॉपर्टीज रहती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है, उसमें किसी तरह का अल्टरेशन और discharge of any sewage or trade effluents or of any other liquid or solid substance into the water. अब यहां पर एक पार्ट खत्म हो जाता है. केवल डिस्चार्ज या ऑल्टरेशन या कंटेमिनेशन से पॉल्यूशन नहीं माना जाएगा. इफ सच कंटेमिनेशन, ऑल्टरेशन और डिस्चार्ज as may render such water harmful. तो इसका मतलब if these things cause the water to be harmful to public health or to domestic, commercial, industrial, agriculture or other legitimate uses or to the life of animals, plants or aquatic organism, then such contamination, alteration or discharge will be treated as pollution under section 2E of the Water Act. Again, I am repeating that pollution की definition में आपको जनरल बातें नहीं लिखनी है, मन की बात नहीं कहनी है. pollution क्या होता है, you have to write this specific definition only. I have already highlighted the keyword. You have to write on the paper, so you will be able to write in the exam cells also. Now we will see the next definition, that is the sewage effluents.
सीवेज एफ्लुएंट्स मीन्स एफ्लुएंट्स फ्रॉम एनी सीवर सिस्टम और डिस्पोजल वर्क। अब यहाँ पर सीवर का मतलब होता है गंदा नाला, उसमें से जो लिक्विड, एफ्लुएंट का मतलब होता है प्रवाह, जो इस तरह से बहता है, वाटर फ्लोइंग, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट। तो सीवर सिस्टम में से अगर कुछ ऐसा बह रहा है लिक्विड और डिस्पोजल वर्क से, एंड इंक्लूड सलेज फ्रॉम द ओपन ड्रेन। सलेज का मतलब होता है गंदा कूड़ा from the open drain. These will be treated as sewage effluents. Again, I want to repeat here that you have to write these keywords only whenever this definition will be asked in the exams. Now we will see the definition of trade effluents which is given under section 2K. First hint, ट्रेड वर्ड यूज हुआ है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है. नाउ लेट्स सी हाउ टू डिफाइन ट्रेड एफ्लुएंट्स अंडर वाटर एक्ट. ट्रेड एफ्लुएंट्स इंक्लूड, सो इट्स अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, यहां से आपको स्टार्ट करनी है. ट्रेड एफ्लुएंट्स इंक्लूड्स एनी लिक्विड, सॉलिड और गैसियस सब्सटेंस विच इज डिस्चार्ज. तो ऐसा लिक्विड, सॉलिड और गैसियस सब्सटेंस जो डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम एनी प्रीमाइसेस, एक प्रीमाइसेस से डिस्चार्ज हो रहा है, एंड दैट प्रीमाइसेस इज यूज्ड for carrying on any industry operation, process, treatment or disposal system. But other than domestic sewage, so if any solid, liquid or gaseous substance is discharged from domestic sewage, then it will not be treated as trade effluents. Now let's see the definition of occupier. The term occupier is very important because the person who will be responsible under this act will be the occupier. It is defined under section 2D. It is defined under two parts. First, in relation to factory or premises, who will be the occupier, and second, in relation to any substance. So first it talks about in relation to any factory or premises, occupier means a person who has control over the affairs of the factory or premises, and includes in relation to any substance the person in possession of the substance. Suppose if there is any factory and this factory is polluting the water, then the person who is having the control over this factory, that person will be responsible for that water pollution and will be penalized. Similarly, if any substance is there, very polluting substance, and this polluting substance is polluting the water, then the person who is having the possession of this substance will be treated as occupier and will be responsible for this water pollution. Now we will see the definition of outlet which is defined under section 2D. बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है. It start with includes. तो inclusive definition है outlet की. It includes any conduit, pipe or channel, open or closed, carrying. तो ऐसा conduit, pipe, channel जो चाहे open हो या close हो, which is carrying sewage or trade effluents or any other holding arrangement which causes or is likely to cause pollution, then such conduit, pipe, channel will be treated as outlet. For example, this is a factory और इस फैक्ट्री में एक conduit है, जिसका मतलब ऐसा सिस्टम जो कुछ लिक्विड कैरी करता है. So this is a pipe which is throwing some liquid. If such liquid is a sewage or trade effluents or other holding arrangement which is causing, or even if it is likely to cause the pollution, then such conduit will be treated as outlet. Now let's see the definition of the term stream. Stream define किया है section 2J में. बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है definition इसके ऊपर. और stream को इसलिए भी define किया है कि if any person throws any polluting matter into the stream, अगर वो stream है उसमें pollution अगर उसने किया है तो he will be penalized. So let's see the definition of stream. Stream includes a river, नदी को stream माना है, and it includes water course, whether flowing or for the time being dry.
तो वाटर कोर्स का मतलब होता है मैन मेड कैनाल या फिर नेचुरल जो भी वाटर फ्लो हो रहा है जहां से, ऐसी जगह इसको, वेदर इट इज कंटेनिंग एनी वाटर या उसमें कोई पानी नहीं है तो भी उसको स्ट्रीम माना जाएगा, वेदर इट इज ड्राई इवन, and includes inland water whether natural or artificial, and subterranean water that is underground water, जमीन के नीचे जो वाटर रहता है वो भी इसमें कवर किया गया है स्ट्रीम में, एंड सी और टाइडल वाटर, जैसे बाढ़ का पानी जो आ जाता है लाइक दैट इज द फ्लड वाटर. So sea or tidal water to such extent or as may be to such point as the state government may by official gazette specify in this behalf. तो यहां पर state government specify करेगी कि this sea or tidal water up to certain extent will be treated as stream. So now we have covered all the important definition which are given under the Water Act. Again, you have to remember while writing in the exam, you have to write the precise definition. मन की बात आपको नहीं लिखनी है स्ट्रीम पॉल्यूशन के मामले में, और आपको एक्सप्लेन करना है. यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो टू एक्सप्लेन योर पॉइंट. Now, in the next part, we are going to discuss the detailed provision of the Water Act.